नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। अब तक दोनों अपने रूम में आ चुके थे। ऋषभ ने गेट लगते हुए बोला, अच्छा स्वीट हार्ट, तो कोमल ने तुम्हें कैसे बिहेव करने को बोला? आए। अवनी बोली, कोमल ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। वो बोल रही थी मुझे ज्यादा नर्वस नहीं होना और अपने आप को एकदम टफ दिखाना है, जिससे लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा ऑरा एकदम तुम्हारे जैसा होना चाहिए। आए। ऋषभ ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो अपने आप को बस वैसे ही दिखाओ। आए। अवनी ऋषभ की आंखों में देख बोली, पर अगर लोग मेरे और आपके बारे में बातें करने लगे तो? आए। ऋषभ अवनी के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना लोगों के चक्कर में तुम अपने कैरेक्टर को भूल जाओगी। आए। अवनी को ऋषभ की बात एकदम सही लगी। वो बोली, हम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेगे है। आए। ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए बोला, गुड गर्ल। आए। अवनी को तभी कुछ याद आया और वो बोली, मेरे पास कपड़े हैं, पर ऐसे इवेंट के लिए कुछ खास कपड़े चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लाओ? आए। ऋषभ अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर रखी है। तभी गेट नोक की आवाज आए। ऋषभ ने कमीन बोला। आए। गेट खोलकर 10-12 मेकअप आर्टिस्ट अंदर आए। ऋषभ ने सबको देख बोला, आज से तुम अवनी की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हो। अब से तुम सिर्फ अवनी का ही मेकअप करोगी। और हाँ, याद रहे, अवनी कैसी दिखती है ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी 7 पुस्तकों में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आए। सारी आर्टिस्ट ने सिर झुका बोला, ओके बॉस। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, ये क्या है, आप किसी को ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं? आए। ऋषभ अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया, इन लोगों ने खुद इस बात की तसल्ली दी थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं तो बस इन्हें याद दिला रहा था। आए। अवनी सबकी तरफ देख पूछती है, क्या ये सही कह रहे हैं? सबने हाँ में गर्दन हिला दिया। अवनी अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो बोली, अच्छा ठीक है, अब आप लोग मुझे रेडी कर दो। और ऋषभ को देख बोली, और आप यहाँ से बाहर जाइए। आए। ऋषभ ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, मैं क्यों बाहर जाऊं? आए। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, क्योंकि मुझे रेडी होना है। आए। ऋषभ बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें रेडी होने को मना कर रहा हूँ, जाओ और तैयार हो, मुझे भी रेडी होना है। आए। अवनी बोली, नहीं, आप दूसरे कमरे में जाके रेडी हो जाइए, और ऋषभ को धक्का दे रूम से बाहर निकाल दिया। आए। जैसे ही अवनी गेट बंद करने को थी, ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट, मेरे कपड़े अंदर ही है, मैं बिना उसके रेडी कैसे होगा? आए। अवनी गेट बंद करते हुए बोली, 10 मिनट में आपके कपड़े दूसरे रूम में होंगे, अब जाइए। और अवनी ने दरवाजा बंद कर दिया। ऋषभ बेबस सा बाहर खड़ा हो दरवाजे को देख रहा था। आए। ऋषभ दरवाजे को देखते हुए धीरे से बोला, जिसे कोई आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकता, उसे उसकी बीवी ने ऐसे बाहर निकाला है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। फिर ऊपर देख बोला, हाय रे मेरी किस्मत। आए। ऋषभ ने एक बार और गेट को देखा, फिर दूसरे रूम की तरफ चल दिया। रूम में आके वो भी फ्रेश होने चला गया। आया। 2 घंटे बाद अवनी को मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छे से रेडी कर दिया था। अवनी ने एक बार अपने आप को शीशे में देखा तो देखती रह गई, क्योंकि आज से पहले वो इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। तो तभी गेट नॉक की आवाज आई। अवनी ने मेकअप आर्टिस्ट को गेट खोलने का इशारा किया। उसने जाके गेट खोला। गेट खोलते ही कोमल अंदर आई और अवनी को इधर उधर देखने लगी। तभी उसे शीशे के सामने बैठी अवनी मिली। अवनी को देखकर कोमल का मुंह खुला का खुला रह गया। आया। अवनी अपनी जगह से उठी और कोमल के पास आई और उसके आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया, पर कोमल होश में नहीं आई। अवनी ने चुटकी बजा के कोमल को होश में लाया। होश में आते ही कोमल बोली, आया। अवनी, अवनी यार, तू कितनी सुंदर लग रही है, अगर आज ऋषभ ने तुझे देख लिया तो वो पक्का पागल होने वाला है। आए। अवनी शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो मुझे डेली देखते हैं। आए। कोमल बोली, हाँ भाई देखते तो है, पर तू आज से पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी, देख लियो, तुझे देखकर ऋषभ अपना सुध बुध सब खोने वाला है। आए। अवनी बोली, देखते हैं। आए। तभी बाहर से ऋषभ गेट नॉक करते हुए बोला, अवनी तुम रेडी हो गई? आए। कोमल ने ऋषभ की आवाज सुन अवनी से बोला, अवनी देख, तेरा आशिक से रहा नहीं जा रहा, जाके उसे अपने दर्शन दे, वरना वो कहीं गेट तोड़कर ना आ जाए। आए। अवनी ने हम में सिर हिलाया और गेट की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही गेट खोलने वाली थी, कोमल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी ने उसे सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। कोमल ने बोला, अरे पागल, इतनी आसानी से अपने दर्शन दे देगी? तू भूल गई, तू लड़की है और लड़की इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आती। आए। अवनी गेट छोड़ कोमल को देख बोली, फिर अब मैं क्या करूं, तुम्हें बता। आए। कोमल ने बोला, 1 मिनट। फिर उसने उसके दुपट्टे से उसका फेस कवर कर दिया और अपने दुपट्टे से अपना फेस कवर कर लिया था। कोमल ने भी आज लहंगा ही पहना था, जो देखने में अवनी के लहंगे जैसा ही था।
फिर वो अवनी को देख बोली, अब चलते हैं बाहर। कोमल ने गेट ओपन किया और पहले वो बाहर आए, फिर अवनी और ऋषभ के सामने खड़े हो गए। ऋषभ के साथ विवान भी था। दोनों अपने सामने दो लहंगे में खड़ी लड़कियों को देख कंफ्यूज थे। ऋषभ और विवान ने एक दूसरे को देखा जैसे पूछ रहे हो तुझे पता है मेरी वाली कौन है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कंधे उछका दिया। फिर दोनों ने सामने खड़ी लड़कियों को देखा। तभी ऋषभ को कुछ याद आया और वो दोनों को बड़े ध्यान से देखने लगा। फिर एक लड़की के सामने जा उसके दुपट्टे को हटा दिया। दुपट्टा हटते ही ऋषभ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो एक टक सिर्फ अवनी को देखने लगा। अवनी अपनी पलकें नीचे कर ब्लश कर रही थी। अवनी ने आज लाइट पिंक कॉलर का लहंगा पहना था जो कि उसके गोरे बदन पे बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। कुछ देर बाद ऋषभ के कानों में कोमल की आवाज आई, क्या बात है ऋषभ, अपनी बीवी को तुम बड़े अच्छे से जानते हो जो बिना चेहरा देखे भी पहचान लिया। कोमल की बात सुन ऋषभ ने अवनी से अपना ध्यान हटाया और कोमल को देख एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, कोमल अगर मैं अपनी बीवी को नहीं पहचान पाऊंगा तो कौन पहचान पाएगा। फिर अवनी को देख बोला है न स्वीट हार्ट। अवनी ने ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि एक छोटी सी स्माइल कर दी। विवान सबको बातें करता देख बीच में बोला, अगर बातें हो गई हो तो हमें वेन्यू के लिए भी निकलना है, सब तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। ऋषभ और अवनी ने हामी भरी। ऋषभ ने अवनी को एक पिंक मास्क दिया और खुद ब्लैक मास्क लगाया। ऋषभ ने भी आज रॉयल ब्लू टक्सिडो कैरी किया हुआ था जिसमें वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। ऋषभ ने फिर अपना हाथ आगे किया। अवनी ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर दोनों बाहर की तरफ चल दिए। उनके पीछे पीछे कोमल और विवान भी लड़ते झगड़ते बाहर आ रहे थे। पैलेस के बाहर करीब 10 व्हाइट बेंटले गाड़ियां का काफिला खड़ा था। ऋषभ को देखते ही एक कस्टम मेड येलो रोल्स रॉयस आके उनके सामने खड़ी हो गई। एक गढ़ ने उसका पीछे का गेट खोला। ऋषभ ने अवनी को बैठने में मदद की और फिर खुद भी बैठ गया। उनके बैठते ही विवान और कोमल भी ऋषभ की कार के पीछे खड़ी बुगैटी में बैठ गए। फिर सब वेन्यू की तरफ निकल पड़े। उसकी गाड़ी का काफिला जैसे ही प्लेस से बाहर निकला ऋषभ के बॉडीगार्ड की दर्जनों गाड़ियों ने उन्हें कवर कर लिया। जिस रास्ते से ऋषभ की गाड़ियां गुजरने वाली थी वो रास्ते को कुछ देर के लिए नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। ऋषभ के काफिले में रोड पर अभी 100 से भी ज्यादा गाड़ियां चल रही थी। जो इस काफिले को देख रहा था वो समझ जा रहा था कि ये किसका काफिला है, क्योंकि आज शुभ से ही न्यूज में आरके की शादी, आज रिसेप्शन की बात चल रही थी। अवनी पूरे रोड पे कोई और ना गाड़ियां देख ऋषभ से बोली, सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ियां क्यों चल रही है। ऋषभ जो अवनी को देखने में खोया हुआ था वो अवनी की आवाज सुन होश में आया और अवनी को प्यार से देखते हुए बोला, क्योंकि आज हम सबके सामने आ रहे हैं और इसमें हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने सारे रास्ते ही बंद करवा दिए हैं। अवनी ने हम में जवाब दिया। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, आपको ये कैसे पता चला कि उस चुन्नी के नीचे में हेहू अगर कोई और होता तो होती तो। ऋषभ ने अवनी नाक खींचते हुए बोला, स्वीट हार्ट कोई और कैसे होता जब मुझे पता है कि अपनी बीवी को कैसे पहचानूं। अवनी बोली, अच्छा तो अपने मुझे कैसे पहचाना। ऋषभ ने अवनी के गले की तरफ इशारा करते हुए बोला, स्वीट हार्ट ये जो हमरे प्यार की निशानी है इससे। अवनी को समझ आ गया कि ऋषभ ने उसे कैसे पहचाना, पर अब उसे टेंशन हो रही थी अपने निशान को लेकर। अगर किसी ने देख लिया तो कई सारी बातें होगी। अवनी ने ऋषभ को देख बोली, अच्छा सुनिए न, इस निशान को कैसे गायब करूं, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ऋषभ अवनी को देख स्माइल करते हुए बोला, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या दिक्कत है, उनको भी समझ आ जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अवनी ऋषभ की बात सुन ब्लश करने लगी और बोली, आप तो बेशर्म है, पर मुझे तो शर्म आती है, आप ये बताइए इसे गायब कैसे करे। ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट इतनी टेंशन मत लो, नहीं दिख रहा है, बस हल्का दाग है जो किसी को कभी समझ नहीं आने वाला। अवनी ऋषभ की बात सुन संत हुई। आगे करीब आधे घंटे के सफर के बाद ऋषभ की गाड़ियां मुंबई के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल के सामने आके रुकी। हॉल के सामने रिपोर्टर का जमावड़ा लगा हुआ था। सबके सब ऋषभ के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबको ऋषभ की गाड़ियां दिखी सबके सब उस पर टूट पड़े, पर वो ऋषभ की गाड़ी तक पहुंच पाते उससे पहले ही ऋषभ के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। सारे रिपोर्टर धक्का मुक्की कर रहे थे ऋषभ की एक तस्वीर के लिए। इधर गाड़ी में इतनी भीड़ देखकर अवनी नर्वस हो रही थी। ऋषभ अवनी को नर्वस देख उसका हाथ पकड़ बोला, स्वीट हार्ट, मैं हूं तुम्हारे साथ। अवनी ने ऋषभ की तरफ एक बार देखा और हाँ में सिर हिला दिया और एक गहरी सांस ली। तभी एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ की तरफ का गेट खोला। ऋषभ बड़े ही एटीट्यूड के साथ नीचे उतरा। उसके नीचे उतरते ही सारी रिपोर्टर फटाफट ऋषभ की तस्वीरें लेने लगे। ऋषभ ने सबकी तरफ एक नजर देखा, फिर कार में अवनी को देख अपना हाथ बढ़ा दिया। अवनी ने एक बार बाहर देखा और फिर ऋषभ का हाथ पकड़ बाहर आ गई। अवनी को देखते ही सारे रिपोर्टर फिर से ऋषभ और अवनी की तस्वीरें लेने लगे। ऋषभ और अवनी ने सबको इग्नोर किया और हाल के अंदर जाने लगे। ऋषभ और अवनी के पीछे कोमल और विवान भी अंदर आ रहे थे और उन चारों को ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड्स ने कवर कर रखा था। हाल के अंदर जितने भी लोग थे वो सब ऋषभ की एक झलक पाने के लिए इधर उधर गर्दन घुमा ऋषभ और अवनी को देखने की कोशिश कर रहे थे। अवनी ऋषभ सीधा स्टेज की तरफ बढ़ गए। वहां जाके ऋषभ ने विवान से माइक मंगाया।
विवान ने माइक दिया और वापस से स्टेज नीचे उतर गया। ऋषभ ने माइक लिया और बोलना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि मैंने ये पार्टी क्यों रखी है। अगर आप नहीं भी जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। फिर अवनी की तरफ देख बोला, मैंने ये पार्टी अपनी लाइफ पार्टनर के लिए रखी है, जिसे मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी वाइफ और लाइफ बताना चाहता हूँ, जिसने मेरी जिंदगी में आके मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, जिसके बिना हर पल काटना भी बहुत मुश्किल है। सो मिलिए मेरी वाइफ से, मिसेस कुंद्रा से। आए सब ने जोरदार तालियां बजाई और अवनी को देखने लगे। ऋषभ ने अवनी का हाथ पकड़ा और स्टेज से नीचे आ गया और एक एक करके अपने खास लोगों से मिलवाने लगा। अवनी भी सबसे बहुत ही एटीट्यूड से बात कर रही थी, जिससे सबको ये लगे कि अवनी ऋषभ की वाइफ बनने के लायक है। ऋषभ ने आज की पार्टी में दुनिया के सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर सभी देशों के प्रेसिडेंट तक मौजूद थे। ऋषभ ने सबको इन्विटेशन भेजा था और ऋषभ से मिलने के लिए लोगों को सालों साल पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। ऋषभ की पार्टी में आज जितने लोग मौजूद थे वो सब के सब बस एक बार ऋषभ से मिलना चाहते थे। ऋषभ अपने कुछ बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर से मिला और अवनी को भी मिलवाया। आज इस पार्टी में मिस्टर वालिया के साथ साथ डेविड भी आए थे। ऋषभ अवनी को लेकर मिस्टर वालिया के पास गया और अवनी को मिलवाया। ऋषभ ने मिस्टर वालिया को बता दिया कि अवनी वही है, वो उस दिन घर पर थी। मिस्टर वालिया को याद आ गया और वो अवनी से बोले, बेटा मैंने तो तुम्हें जब उस दिन देखा था तभी मुझे तुम में कुछ अलग सा देखा था, पर मैंने उस दिन उतना ध्यान नहीं दिया था, पर आज सामने से देखकर पता चल रहा है कि उस दिन तुम में क्या अलग लग रहा था। अवनी मिस्टर वालिया से बोली, सर ऐसा क्या अलग लग रहा था आपको? मिस्टर वालिया बोले, बेटा पहले तो मुझे सर मत बोलो, मुझे अपनों से सर सुनने की आदत नहीं है। अवनी हंसते हुए बोला, जी अंकल जैसे आप बोले। अच्छा अब तो बता दीजिए मुझ में ऐसा क्या अलग लग रहा था? मिस्टर वालिया बोले, बेटा उस दिन भी और आज भी तुम एक अलग किस्म का ऑरा निकल रहा है जो किसी नॉर्मल लड़की का नहीं हो सकता। अवनी जवाब में कुछ बोलने ही वाली थी, तभी पीछे से आ रहे डेविड ने बोला, अरे वालिया जी आप बिल्कुल सही समझे हैं। डेविड की आवाज सुन सबने डेविड की तरफ देखा। डेविड बड़े शान से चलकर तीनों के पास आया और मिस्टर वालिया से हाथ मिलाते हुए बोला, कैसे है वालिया जी? मिस्टर वालिया हाथ मिलाते हुए बोले, हम तो ठीक, पर आपकी तारीफ मिस्टर। डेविड हाथ छोड़ बोला, अरे वालिया जी अब हम अपने बारे में क्या बताएं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं जी, हम है डेविड कार्टर द सेकंड माफिया किंग। मिस्टर वालिया डेविड के बारे में जान हैरान हो, कभी ऋषभ को देखते तो कभी डेविड को, क्योंकि मिस्टर वालिया जानते थे कि ऋषभ और डेविड एक दूसरे के राइवल्स थे, तो आज एक दूसरे के सामने इतनी संती से कैसे है? डेविड मिस्टर वालिया को हैरान देख बोला, अरे वालिया जी आप इतना मत सोचिए कि मैं और आर के एक जगह कैसे, बस अब आप ये समझ लीजिए कि अब से हमारी दुश्मनी खत्म है। और ऋषभ की तरफ हाथ बढ़ते हुए बोला, है ना मिस्टर आर के? ऋषभ ने भी बेमन से हाथ मिलाया और हाथ को दबाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल डेविड, आज के हमारी दुश्मनी खत्म। डेविड को ऋषभ के हाथ दबाने से दर्द हो रहा था, फिर भी वो एक तीखी स्माइल करते हुए बोला, अरे मिस्टर आर के आपको हमारे हाथों से कोई दुश्मनी है जो उसे तोड़ना चाहते हो? ऋषभ भी एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अच्छा है मैं अभी तक हाथ ही पका है, अगर मेरी खिसकी तो फिर वो हाथ दूसरे हाथ में होगा। डेविड ऋषभ की धमकी सुन फटाफट अपना हाथ छुड़वाने लगा। हाथ छुड़ते ही एक बार अवनी ऋषभ और मिस्टर वालिया को देखा, फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही मिस्टर वालिया ने ऋषभ से पूछा, ये आप लोगों को ऐसे क्यों घूर रहा था जैसे अभी पका कर खा जाएगा? ऋषभ और अवनी ने एक दूसरे को देखा, फिर मिस्टर वालिया को देख अवनी बोली, वो इसलिए ना अंकल क्योंकि डेविड सर को शायद ये हजम नहीं कि ऋषभ दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन के साथ सबसे बड़ा माफिया मैन भी है। मिस्टर वालिया ने हम में जवाब दिया और ऋषभ और अवनी से कुछ फ्यूचर से रिलेटेड बातें करने लगे। ऐसे ही पूरी शाम बीत गई। आज पूरी दुनिया को पता चल गया था कि आरके ने सदी कर ली है, पर किसी को ये नहीं पता कि मिसेस कुंद्रा दिखती कैसी है। न्यूज वालों ने तो ये तक छाप दिया कि मिसेस कुंद्रा को भी आरके की तरह छुप कर रहने की आदत तो नहीं है ना? ऋषभ अवनी को लेकर वापस अपने पैलेस आया और सीधे अपने रूम में चला गया। अवनी भी उसके पीछे था कि हारी सी अंदर आई। वो बेड पर किसी बोरे की तरह गिरते हुई बोली, आज का दिन कितना थकाने वाला था ना? ऋषभ भी उसके बगल में बैठ बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तक गई क्या? अवनी ऋषभ को देख घूरते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? 5 घंटे खड़े खड़े पैर टूटे गए। ऋषभ अवनी का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या स्वीट हार्ट मेरी बीवी इतनी कमजोर होगी? मैंने सोचा नहीं था 5 घंटे में ही उसकी हालत एकदम खस्ता हो गई। ये ऋषभ की बात सुन अवनी ऋषभ को गुस्से से घूरने लगी। ऋषभ अवनी को गुस्से में देख बोला, अरे स्वीट हार्ट गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो जाके कपड़े चेंज कर लो, बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अवनी ऋषभ की बात सुने बोली, मैं नहीं करने वाली चेंज, आज तो मैं ऐसे ही सोनूगी। ऋषभ को अवनी की जिद भरी बात सुन उसे शरारत सूझी। वो बोला, अच्छा ठीक है स्वीट हार्ट, शायद तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूं। चलो कोई नहीं, मैं कर दूं, पर कपड़े चेंज करते वक्त मेरा ईमान फिसल गया तो मुझे मत बोलना। ऋषभ की इतनी बेशरम बात सुन अवनी फट से बेड से खड़ी हुई और बोली,
बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे कपड़े चेंज करने की, मैं खुद भी कर लगी। और वो दौड़कर क्लोजेट रूम की तरफ चल दी। ऋषभ उसे दौड़ता भागता देख बोला, पागल लड़की। फिर वो भी बेड से खड़ा हो क्लोजेट रूम की तरफ चल दिया। जब वो क्लोजेट रूम में पहुंचा तो देखा अवनी अपने क्लोजेट रूम में अपने लहंगे की जीप खोलने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ उसके पास गया और धीरे धीरे उसके जीप नीचे करने लगा। ऋषभ के ठंडे ठंडे हाथों का ऐसा होते ही अवनी के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। ऋषभ ने उसकी पूरी जीप खोल दी। इस वक्त ऋषभ के सामने अवनी की गोरी पीठ थी। ऋषभ को अपने आप को काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया और अवनी की पीठ को किस करने लगा। ऋषभ के गर्म होठों का एहसास होते हैं अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऋषभ के हर एक टच को फील करने लगी। ऋषभ अवनी की बैक को किस के साथ बाइट भी कर रहा था जिससे अवनी की आहें निकल रही थी। ऋषभ उसकी बैक छोड़ अवनी के कॉलर बोन को किस करने लगा। अवनी चुपचाप सब बस फील कर रही थी। आया अवनी को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखा जो शर्म के वजह से पूरी तरह से लाल हो चुका था। ऋषभ को अवनी पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और वापस से रूम में लाया और उसे बेड पर लेटा दिया। फिर उसके लीप पर अपने साखत लिप्स रख दिया और अवनी के होठों को बेहिसाब चूसने लगा। ऋषभ अवनी को बहुत ही ज्यादा डीप किस कर रहा था जिससे अवनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब ऋषभ को लगा कि अवनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया और उसके नेक पर किस करने लगा। उसके छोड़ते ही अवनी तेज तेज से सांस लाने लगी जिससे उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था जो ऋषभ की अंदर की आग को और भड़का रही। ऋषभ से रहा नहीं गया और उसने अवनी के बदन से उसका लहंगा निकाल दिया। फिर एक बार अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा जो इस वक्त बस अपने अंडरगारमेंट में थी। ऋषभ फिर से झुका और उसके अपर अंडरवियर को निकलकर फेंक दिया और उसके एक और अवनी के चेस्ट को किस करने लगा। ऋषभ की ऐसा करने से अवनी की सांसें और तेज हो गई थी। वो बस ऋषभ के बालों में हाथ फेर रही थी। ऋषभ किस करते करते उसे जोर से बाइट कर लिया जिससे अवनी की जोरदार चीख निकल गई। ऋषभ उसकी चीख सुन अपना सिर उठा अवनी को देख स्माइल करने लगा। वही अवनी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही। ऋषभ ने अवनी को इग्नोर कर फिर से उसको किस करने लगा। अब वो उसके चेस्ट छोड़ उसके पेट कमर पर अपने प्यार के निशानियां बना रहा था। ऋषभ फिर से ऊपर आया और चेस्ट को फिर से चूमने लगा और एक हाथ उसकी नीचे वाले अंडरगारमेंट में डाल सहलाने लगा। अवनी उसके मुंह से बहुत तेज तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। अवनी ने ऋषभ का हाथ पकड़ बोली, प्लीज। रिहब ने उसके निचले हिस्से को छोड़ बेड से खड़ा हुआ और अपने कपड़े निकल वापस अवनी के ऊपर आ गए और अवनी के बाकी बचे कपड़े फाड़कर निकल दिया और एक झटके से अंदर इंटर हो गया। अवनी को इस बार दर्द नहीं हुआ और वो बस सिसकियां लेने लगी। ऋषभ ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा दी। ऋषभ अवनी के साथ करीब शुभ तक लगा रहा। अवनी तो कब की थक के सो चुकी थी पर ऋषभ का जब तक मन नहीं भर तब तक उसने अवनी को नहीं छोड़ा। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग शुभ के 9 बज चुके थे पर ना तो ऋषभ उठा था ना ही अवनी। तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ आंखें बंद कर अपने हाथ के फोन ढूंढने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार ऋषभ को फोन मिल ही गया। उसने बिना देखे फोन पिक किया और कान पे लगा थकी हुई आवाज में बोला, हेलो। उधर से विवान ऋषभ को चिढ़ाते हुए बोला, जनाब बीवी के चक्कर में अपने तो अपना पूरा टाइम टेबल ही बिगा दिया। कहा अब तक हम ऑफिस होते तो पर अभी तक तो तू सो रहा है। ऋषभ को विवान की बातों से इरिटेशन हो रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, किस लिए फोन किया है? वो बोल फालतू की बकवास मत कर वरना मैं फोन काट दूंगा। विवान ऋषभ की बात सुन बोला, नहीं 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 फोन मत काट, मैं बताता हूँ ना मैंने किस लिए फोन किया है। फिर थोड़ा सीरियस टोन में बोला, ऋषु मल्होत्रास के अदमियों ने कल हमारे ब्लैक चैम्बर पे हमला कर दिया था और मल्होत्रास को छुड़ा कर ले गए। ऋषभ जो आंखें बंद किए सब सुन रहा था। विवान की लास्ट बात सुन के उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। वो उठकर बेचते हुए बोला, ये सब कैसे हुआ? हमारे ब्लैक चैम्बर पे कोई कैसे हमला कर सकता है? उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है और हमारी सिक्योरिटी इतनी ढीली कैसे हो गई? उनके रहते में कोई येरा गेरा आया और हमारे कैदी को छुड़ा ले गया। विवान ऋषभ की बातों का जवाब देते हुए बोला, ऋषु कल तेरे रिसेप्शन के चक्कर में हमन तेरे आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, उसकी वजह से कल यहाँ हमारी सिक्योरिटी कम थी। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मल्होत्रास के अदमियों में इतनी काबिलियत आई कहाँ से कि वो लोग हमारे ब्लैक चैम्बर तक पहुँच जाए। ऋषभ थोड़ा सोचते हुए बोला, हम शायद उनकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई है जो मुझसे उलझने से नहीं डरता। ऋषभ की बात सुन विवान बोला, हो सकता है मल्होत्रास की हेल्प डेविड ने की हो। ऋषभ ने हम में जवाब दिया और बोला, अब जो भी हो सीक्रेट सिस्टम से बोलो, मुझे शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए और मैं भी अभी थोड़ी देर में ऑफिस आ रहा हूँ, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। विवान ने ओके बोला और ऋषभ ने फोन काट दिया। फोन कटकर ऋषभ ने अपने बगल में अवनी को देखा जो ऋषभ के बात करने से उठ गई थी और ऋषभ की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ झुका और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, अच्छी नींद आए। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे रात भर सोने देते हो, और अभी किसका कॉल आया था? आप बहुत परेशान लग रहे थे। अवनी की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो अवनी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट अभी विवान का फोन आया था, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अपना ध्यान रखना।
ऋषभ ने भी एक स्माइल पास कर दी और उठकर जाने लगा। तभी अवनी ने ऋषभ को रोकते हुए बोली, सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ऋषभ अवनी की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों ने आंखें डाल देख बोला, क्यों नहीं स्वीट हार्ट, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं सब बता दूंगा। आए अवनी अपनी उंगलियों से खेलते हुए बोली, वो मुझे आपके पास्ट की पूरी कहानी जाननी है। आए ऋषभ को अवनी की बात कुछ पसंद नहीं आई, फिर भी वो मन में सोचा, आज नहीं तो कल इसे बताना ही पड़ेगा। कब तक मैं इससे छुपाऊंगा? आखिर अवनी मेरी बीवी है, उसका हक है सब जानने का ही। ऋषभ को अपने में खोया देख अवनी एक बार और बोली, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। आए ऋषभ अवनी की आवाज सुन वापस से अपने सेंसस में आया और अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, पर रात को मैं तुम्हें सब बता दूंगा। आए ऋषभ की बात सुन अवनी बहुत खुश हुई और वो अपना हाथ आगे करते हुए बोली, पक्का ना? आए ऋषभ ने उसके हाथ पर हाथ रख बोला, पक्का। आए फिर वो बेड से उठा और बाथरोब लपेट बाथरूम में चला गया। उसके जाने कर बाद अवनी भी बेड से उठी और बाथरोब पहने जमीन पे बिखरे कपड़ों को समेटने लगी। आए तभी उसका फोन रिंग हुआ। अवनी ने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा, फिर फट से फोन पिक कर लिया। उधर से कोमल अवनी को छेड़ते हुए बोली, कुछ ज्यादा सुकून से रातें नहीं बीत रही है मैडम जी। आए अवनी कोमल की बात सुन शर्मा गई और बोली, ये सब छोड़ यार, ये बता तूने फोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से कोमल बोली, अरे मैडम जी आप भूल गई, अगले महीने से हमारे एग्जाम है तो कुछ पढ़ा लिखा है। अवनी बोली, अरे हाँ यार, अगले महीने से तो हमारे एग्जाम है, पर मुझे क्या, मैं कौन सा कभी पढ़कर देती हूँ, इस बार भी राम के भरोसे ही दोगी। अवनी की बात सुन कोमल को अपना ही सिर फोड़ने का मन कर रहा था कि वो किससे एग्जाम की बात कर रही है जिसका दूर दूर तक पाई से लेना देना नहीं। फिर उससे कुछ याद आया और वो बोली, अवनी शायद अंकल फिर से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कोमल की बात सुन अवनी बोली, चिंता मत कर कोमल, मुझे उनके सारे प्लान पहले ही पता चल जाएंगे। उधर से कोमल बोली, कैसे? अवनी बोली, मैंने डेट के फोन में एक वायरस इंस्टॉल कर रखा है, वो जो करते हैं, किसे बात करते, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। कोमल अवनी की बात सुन बोली, वहाँ रे अवनी, तेरा कोई जवाब नहीं, दुश्मनों पे भी पूरी नजर अच्छे से रखना आता है। अच्छा एक बात बता, ऋषभ को पता है तूने उसके फोन में भी एक वायरस डाल रखा है? अवनी बोली, और नहीं तो क्या, दोस्तों के साथ दुश्मनों की भी बराबर खबर रखनी पड़ती है, और ऋषभ को अभी तक तो नहीं पता कि मैंने उसके फोन को हैक किया हुआ है। शायद जिस दिन उससे पता चलेगा वो मुझ पर गुस्सा बहुत होगा। तभी पीछे से ऋषभ बोला, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होने वाला हूँ स्वीट हार्ट। ऋषभ की आवाज सुन अवनी शकपका गई, फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसने कोमल को बाद में बात करने का बोल बहाना सोचने लगी कि वो अब क्या बोली। तभी उसे एक आइडिया और वो ऋषभ की तरफ मुड़ी तो उसकी नजर ऋषभ पे जाके रुक गई। नहाने के बाद ऋषभ और भी हैंडसम लग रहा था, एक तो उसका हैंडसम फेस, दूसरे पे उसके सिक्स पैक, ऊपर से बालों से टपक रहा पानी, जिससे ऋषभ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अवनी तो ऋषभ को ही देखने में खो गई। ऋषभ ने जब उससे कहीं खोया देखा तो उसके पास आया और चुटकी बजा अवनी को होश में लाया। अवनी होश में आते ही ऋषभ से नजरें चुराने लगी। ऋषभ को उसकी हरकतों पर हंसी आ रही थी, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर बोला, स्वीट हार्ट, तुम अभी फोन पर किससे बोल रही थी कि मैं गुस्सा करूंगा? भला मैं तुम पे गुस्सा क्यों करने वाला? अवनी ऋषभ को देखने के चक्कर में बहाना तो भूल ही गई। वो सोचने लगी क्या बहाना मारे। तभी ऋषभ की थोड़ी कड़क और डरवानी आवाज आई, क्या हुआ बोल। अवनी ऋषभ की इतनी डरवानी आवाज सुन डर गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके मुंह में जो आया बक दिया। वो बोली, मैं अभी कोमल से बात कर रही थी, वो पूछ रही थी जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि मैंने आपके फोन में एक वायरस डाला है, ये पता चलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने बोला आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। उसने सब एक सांस में ही बोल दिया, फिर जोर जोर से सांसें लेने लगी। अवनी की बात सुन ऋषभ बोला, बस इतनी सी बात पर मैं भला अपनी बीवी पे गुस्सा क्यों करूं? ऋषभ की बात अवनी ने आंखें खोल के हैरानी से ऋषभ को देखा जो क्लाजेट की तरफ जा रहा था। अवनी दौड़कर उसके आगे जाके खड़ी हो गई और बोली, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, मैं बिना आपकी परमिशन के आप पे नजर रख रही हूँ। अवनी की बात सुन ऋषभ बोला, मैं गुस्सा क्यों होगा, मुझे तो पहले से ही पता है और मुझे तो अच्छा लग रहा है, कम से कम मुझे तुम्हें सब बताना नहीं पड़ेगा, तुम सब खुद ब खुद जान जाओगी। अवनी उदास हो बोली, सॉरी, मुझे आपसे पूछकर वायरस डालने चाहिए था। ऋषभ उसके दोनों कंधे पकड़ बोली, स्वीट हार्ट, मुझे कभी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, चाहे तुम्हारी गलती हो या नहीं हो, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरी बीवी मेरे फोन में क्या करती है, ये तुम्हारा हक है, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। अवनी को ऋषभ की बात सुन बहुत अच्छा लगता कि कोई उसे अंधा भरोसा करता है। वो ऋषभ की आंखों ने देख पूछा, वैसे आपको कैसे पता चला कि मैंने आपके फोन में वायरस डाला हुआ है? ऋषभ थोड़ा हंसते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम भूल गई, मेरे पास भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो मेरी सिक्योरिटी देखती है, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तुमने मेरे फोन इंस्टॉल किया था। अवनी को ये जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि ऋषभ की सिक्योरिटी की वजह से उसे पहले ही सब पता चल गया था। अवनी को तो इस बात से खुश थी कि सब पता होने के बावजूद ऋषभ ने उससे एक बार पूछा तक नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। ऋषभ अवनी को अपने में खोया देख बोला, स्वीट हार्ट, क्या सोचने लगी? अवनी वापस अपने होश में आई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर बात घुमाते हुए बोली, आपको ऑफिस जाना है, जल्दी रेडी हो जाइए। ऋषभ को भी अवनी की बात बिल्कुल सही लगी और वो कॉलेजेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद अवनी भी फ्रेश होने चली गई।
थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होके नीचे आए और अपने अपने रास्ते निकल गए। अवनी कॉलेज के लिए निकल गई और ऋषभ ऑफिस के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी। अवनी आज अपनी लिमिट एडिशन ब्लू लंबोर्गिनी से कॉलेज आई थी, उसके साथ उसकी बॉडीगार्ड कृति भी थी। अवनी ने अपनी कार पार्किंग में लगाई और अंदर जाने लगी। जो लोग अवनी को जानते थे उन्हें तो पता था अवनी कौन है, पर जिन्हें नहीं पता था वो लोग अवनी को देख सोच रहे थे कि उनके कॉलेज में इतनी अमीर कौन आ गया जो लिमिटेड एडिशन लैम्बो लेकर आ सके। अवनी सबको इग्नोर करती हुई अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। वो गेट पर खड़ी हो सोच रही थी कि वो अंदर जाए या नहीं। फिर तभी शर्मा सिर की नजर अवनी पर पड़ी और वो पढ़ना छोड़कर अवनी के पास आया और बोला, मैम आप बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए। अवनी को शर्मा सिर के मुंह से मैम सुन के थोड़ा अजीब तो लग रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और क्लास के अंदर चली गई। पूरी क्लास बस अवनी के बारे में बात कर रही थी कि अवनी ने आरके से शादी क्या कर ली। प्रोफेसर भी इसकी रिस्पेक्ट करने लगे, पर अवनी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा कोमल के पास जाके बैठ गई। कोमल उसे देख चिढ़ाते हुए बोली, वहाँ क्या बात है भाई, ओ न होने के कितने फायदे हैं, जब मन करे तब आओ, जब मन करे तब जाओ। सारे प्रोफेसर भी इज्जत देते हैं और चाहिए है क्या, और एक हमें देखो डेली का वही रूटीन, टाइम पे आना टाइम पे जाना। अवनी कोमल को देख बोली, तो तुझे किसने मना किया है, तू भी ओनर बन जा। कोमल अपना मुंह बनाते हुए बोली, भाई तेरी जैसे हमारी किस्मत कहा जो आरके जैसा हस्बैंड मिल जाए। कोमल की बात सुन अवनी उसे छेते हुए बोली, तो तेरे पास भी तो है। कोमल कंफ्यूज हो बोली, कौन। अवनी एक स्माइल के साथ बोली, अब ज्यादा मत बन, मुझे सब दिखता है जो तुम दोनों के बीच चल रहा है। कोमल चिढ़ते हुए बोली, तू सीधे सीधे बोलेगी, किसकी बात कर रही है। अवनी कोमल को आंखा मरते हुए बोली, अरे वही मिस्टर परफेक्ट जिससे तू हमेशा लड़ती रहती है, विवान मेहता। और कौन। कोमल विवान का नाम सुन अपनी नजरें चुराने लगी और हकलाते हुए बोली, ये ऐसा कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अवनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, अच्छा भला दोस्त को किस कौन करता है। कोमल किस का नाम सुन फट से अवनी का मुंह बंद कर इधर उधर देखने लगी कि किसी ने सुन तो नहीं लिया न। फिर अवनी से धीरे से बोली, यार मैं सब कुछ बताऊंगी पर प्लीज क्लास में चिल्ला मत वरना बहुत बेइज्जती होने वाली है। अवनी हाँ में सिर हिलाते हुए हाथ हटाने का इशारा किया। कोमल ने फट से अपना हाथ हटा लिया। अवनी फिर भी उससे चिढ़ाते हुए बोली, वैसे तू तो बहुत तेज निकली, किस तक बात पहुंच गई और मुझे भनक तक नहीं लगी। अवनी की बात सुन कोमल ब्लश करने लगी। वो बोली, देख मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी कि मैंने तुझे कुछ क्यों नहीं बताया, बस अभी नहीं, लेक्चर खत्म होने दे, फिर बाहर जाके इस पे बात करते हैं। अवनी कोमल के कंधे थपकाते हुए बोली, ठीक है देखते हैं तू कौन सी कहानी सुनती है। कोमल उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, जो सच है वही बताऊंगी। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों लेक्चर पर ध्यान देने लगे, या कहे तो कोमल सुनने की कोशिश करने लगी, वही अवनी सोने लगी। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। ऋषभ की गाड़ियां सीधे कुंद्रा इंडस्ट्रीज के बाहर आके रुकी। गेट पर ही विवान खड़ा था। ऋषभ की कार आते ही वो ऋषभ की कार का गेट ओपन किया। ऋषभ बड़े ही रोब के साथ अपने कोट के बटन खोलते हुए उतरा और सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। उसके बगल में विवान उसे आज का पूरा शेड्यूल समझा रहा था। उनके पीछे सीनियर स्टाफ थे, उनके साथ ऋषभ के बॉडीगार्ड भी आ रहे थे। ऋषभ सीधा प्राइवेट लिफ्ट में चला गया, उसके साथ सिर्फ विवान अंदर घुसा। आगे ऋषभ लिफ्ट से सीधा अपने फ्लो पे गया और लिफ्ट से निकलकर सीधे अपने कैबिन में चला गया और विवान अपने कैबिन में चला गया। ऋषभ कैबिन में जाके लैपटॉप पे कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसे कुछ अजीब सा दिखा और उसने तुरंत ही विवान को बुलाया। विवान गेट नोक कर अंदर आया। ऋषभ उसे देख बोल, ये मल्होत्रा के अदमियों के ऊपर नजर रखने को मैंने किसे बोला था। विवान ने अपने ऊपर उंगली करते हुए बोला, मुझे बोला था। ऋषभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और विवान के कंधे के ऊपर हाथ रख विंडो की तरफ जाते हुए बोला, जब मैंने वो काम तुझे दिया था तो तूने वो काम सही से क्यों नहीं किया। विवान को ऋषभ की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी, उसे थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी वो बोला, ऋषु मैंने तो अच्छे से नजर रखी थी। ऋषभ हम में सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या। फिर वापस से अपने टेबल के पास आया और लैपटॉप लेकर विवान के सामने कर दिया और बोला, जरा पढ़ इसे। विवान को समझ नहीं आया ऋषभ उसे क्या पढ़ना चाहता है, फिर भी उसने लैपटॉप में देखा तो जो उसके अंदर लिखा था वो पढ़कर तो उसके होश ही उड़ गए। वो ऋषभ को देख बोला, ऋषु इट्स माई मिस्टेक, तुझे जो सजा देनी है दे सकता है, मुझे मंजूर है। ऋषभ उसकी आंखों में देख बोला, मेरे पास तेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है, मैं तुझे कोई बड़ी सजा नहीं दे सकता, पर तेरी गलती से कई लोगों की जिंदगी खतरे में है तो तुझे सबक तो मिलना चाहिए। तेरी सजा ये है, मल्होत्रास को ढूंढकर अपने हाथों से मारना होगा। ऋषभ की बात सुन विवान बोला, ऋषु मेरे से ये नहीं होगा, कुछ और सजा दे दे। ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तुझसे ये नहीं हुआ तो समझ लियो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विवान उनको मारने को माना क्यों कर रहा है, असल में विवान को ब्लड से फोबिया है। विवान ऋषभ की को ना तो टाल सकता था ना ही कुछ और, उसे हार मानक सब मल्होत्रास को खत्म करना ही होगा। फिर विवान ऋषभ के कैबिन से बाहर चला गया और ऋषभ विंडो पर जेब में हाथ डाल खड़ा हो कुछ सोचने लगा। मुंबई यूनिवर्सिटी। सब लेक्चर अटेंड करने के बाद कोमल और अवनी दोनों कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे और कृति खड़ी होकर सब पे नजर रख रही थी। अवनी कृति को खड़ी देख बोला, कृति तुम भी आओ हमें ज्वाइन करो। पहले तो कृति ने बहुत माना किया पर अवनी के बहुत फोर्स करने पर वो मान गई। लंच करते हुए अवनी कोमल से बोली, अब बकना शुरू कर और याद रहे सब कुछ सच सच बोलना वरना मेनू तेरा मुंह तोड़ देना है।
कोमल उसे रोकते हुआ बोली, हाँ हाँ मेरी माँ, मैं सब बताती हूँ। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, अवनी जिस दिन तुम दोनों की फर्स्ट नाइट थी रुपए। इतना सुनते ही कृति जो जूस पी रही थी वो अचानक से उसके मुंह से बाहर आ गया। अवनी और कोमल ने उसे देख बोला, क्या हुआ कृति? वो सॉरी सॉरी बोलते वहां से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसकी हरकतें देख अवनी और कोमल ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचका दिया जैसे बोल रही हो इसे क्या हुआ। फिर अवनी ने कोमल को बोलने का इशारा किया। कोमल ने फिर से स्टार्ट किया और बोली, जिस दिन तेरी फर्स्ट नाइट थे उस दिन तूने विवान को मेरे घर भेजा था, ये उस दिन का कांड है। अवनी बोली, मैडम थोड़ा और अच्छे से बताओगी? कोमल हाँ ने सिर हिला बोली, उस दिन विवान को घर नहीं जाना था इसलिए वो उस दिन बाहर चला गया था। उसने मुझे भी फोन करके बुला लिया था। विवान ने उस दिन इतनी ज्यादा पी ली थी उसे बिल्कुल होश नहीं था, तो उसे इस हालत में छोड़कर आना मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैं उसे अपने घर ले आए। हम दोनों इतने नशे में थे कि हम दोनों एक दूसरे को देखते देखते कब किस करने लगे हमें पता भी नहीं चला। हमन घंटों किस किया। जब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने विवान के लिप्स को बहुत जोर से काट लिया था जिससे उसके लिप्स से ब्लड आने लगा था। तभी वो मुझे बार बार पिचासिनी बोलता है। अवनी सब सुन बोली, अच्छा तो तुमने बस कैसे किया या और कुछ भी? कोमल ना में हाथ हिलाते हुए बोली, भले हम दोनों नशे में थे पर मुझे इतना होश था कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ी थी, मुझे इतना अच्छे से याद है। कोमल की बात सुन अवनी ने उसे हाथ पकड़ बोला, पक्का ना उसके आगे नहीं बढ़ी ना? कोमल अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख बोली, सच में या? अवनी को कोमल की बात पे यकीन हो गया। वो बोली, अच्छा ठीक है जो हुआ सो हुआ, पर एक बात मुझे सच सच बता। कोमल अवनी को देख बोली, क्या सच सच बताना है तुझे? तो मेरे बारे में सब पता ही है, फिर भी तू पूछ हिले, क्या पूछना चाहती है? अवनी कोमल को आंखों में देख बोली, क्या तू विवान से प्यार करती है? अवनी का सवाल सुन कोमल अपनी नजरें चुराने लगी और बोली, नहीं नहीं, तो किसने कहा? उससे कौन प्यार कर सकता है? अवनी उसे नजरें चुराता देख समझ गई थी, पर जो कोमल बोल रही थी वो बिल्कुल ही अलग था जो अवनी समझ रही थी। अवनी ने कोमल का हाथ पकड़ बोला, देख कोमल तू सबसे झूठ बोल सकती है पर मुझसे नहीं, तुझे मैं कई सालों से जानती हूँ। देख अगर तू उसे पसंद करती है तो छुपाने का क्या फायदा, ये बता। कोमल को भी अवनी की बात सही लगी और उसने हिम्मत करके अवनी को देख बोला, अवनी ये सच है, आई लव हिम, बट मुझे ये नहीं पता कि वो भी मुझसे करता है या नहीं। अवनी बोली, विवान भी तुझसे प्यार करता है। कोमल बोली, तुझे कैसे पता? अगर वो भी मुझसे करता है तो अभी तक बोला क्यों नहीं? अवनी बोली, मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि विवान तुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है पर तुझसे बोलने से डरता है कि कहीं तूने उसे मना कर दिया तो वो अंदर तक टूट जाएगा। कोमल को भी अवनी का लॉजिक सही लगा, ये हो सकता है। कोमल अवनी से बोली, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि वो मुझे सामने से आके पूछे? अवनी थोड़ी देर सोचने लगी, फिर उसे एक आइडिया आया और वो कोमल को देख बोली, देख कोमल मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो खुद सामने से आके तुझे प्रपोज करेगा। कोमल बोली, तो बता फटाफट। अवनी ने उसे पूरा प्लान समझा दिया। कोमल को भी ये आइडिया सही लगा। वो बोली, ये आइडिया काम करेगा ना? अवनी चेयर पर पीछे टेक लगाते हुए बोली, माय डियर पक्का काम करेगा, बस अब तू देखती जा अवनी कुंद्रा के जलवे। अवनी के मुंह से अवनी कुंद्रा सुन कोमल उसे छेड़ते हुए बोली, ओए होए क्या बात है, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मिसेज कुंद्रा मेरी खुद हेल्प कर रही है। अवनी कोमल की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, क्या करे, तेरे अलावा मिसेज कुंद्रा की कोई और दोस्त है नहीं है तो तेरी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। कोमल बोली, हाँ पता है। फिर घड़ी में वक्त देखते हुए बोली, शायद अब हमें चलना चाहिए। अवनी ने भी टाइम देखा तो 3 बजने वाले थे। वो भी हाँ में सिर हिला उठी और दोनों साथ में बाहर जाने लगे। अवनी ने जाते जाते कृति को मैसेज कर दिया था कि वो जल्दी पार्किंग में आए। अवनी ने कोमल को गेट से ही बाय बोलकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई। वहां कृति पहले ही उसका वेट कर रही थी। अवनी सीधे अपनी कार में जाके बैठ गई। उसने कार स्टार्ट की और कृति को बैठने इशारा किया। कृति भी दूसरी तरफ का गेट खोल बैठ गई। अवनी ने कार कैंपस से बाहर की तरफ मोड़ ली। अवनी की ब्लू लिमिटेड एडिशन कार जब तक कैंपस से बाहर नहीं चली गई तब तक उसकी आवाज पूरे कॉलेज में गूंज रही थी। अवनी सीधे कुंद्रा पैलेस के लिए निकल पड़ी। कुंद्रा इंडस्ट्रीज में ऋषभ मास्क लगाए अपनी चेयर पर बैठ लैपटॉप पर फटाफट टाइप कर रहा था। वही उसके सामने ऑफिस के सारे सीनियर स्टाफ खड़े थे। सबकी हालत खराब थी क्योंकि उनके सामने साक्षात यमराज बैठे थे। वही ऋषभ के बगल में खड़ा विवान, उसकी भी आज हालत डर की वजह से खराब लग रही थी। ऋषभ अचानक से टाइप करते करते रुका और सबको एक नजर देख वापस से टाइपिंग करते हुए बोला, आपको पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? सबने नाम में गर्दन हिला। जो ऋषभ को नहीं दिखी उसे लगा किसी ने उसकी बात का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, मैंने पूछा आप सबको पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? सब ऋषभ की डरवानी आवाज सुन अंदर तक कांप गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऋषभ के सामने कुछ बोल दे। फिर भी हिम्मत करके जी सबसे सीनियर स्टाफ था वो हकलाते हुए, नो 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 सर, वी डोंट नो व्हाई यू कॉल्ड अस दो। ऋषभ आवाज सुन रुका और अपना सिर उठा। जिस स्टाफ ने बोला था उसे घूरने लगा। उस स्टाफ मेंबर की जान तो हलक में आ गई थी। तभी ऋषभ ने उससे अपनी नजर हटा। विवान को देख अपना हाथ बढ़ा दिया। विवान को समझ से गया कि ऋषभ क्या मांग रहा है। उसने तुरंत हाथ में ली फाइल उसे थमा दी। ऋषभ ने वो फाइल ली और आपके सामने फेंक बोला, ओपन दिस। जिस स्टाफ में बोला था वो आगे बढ़ फाइल उठाई और उसे ओपन किया। ओपन करते ही उसके आंखें फटी की फटी रह गई।
अब आगे उसकी हालत अब तक सिर्फ खराब थी, बट फाइल को देखने के बाद उसे ऋषभ यमराज का दूसरा रूप लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। उसको इतना डरा देखकर बाकी सीनियर स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि फाइल में ऐसा क्या है जो वो इतना डर रहा है। बड़ी ही हिम्मत करके एक और स्टाफ आगे आया और उसके हाथ से फाइल लेकर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसकी हालत पहले वाले से भी ज्यादा खराब थी। वो तो डर के मारे कांप रहा था। उन दोनों को इतना डरा देख बाकी स्टाफ को समझ आ गया था कि फाइल में कुछ तो खतरनाक लिखा है, जिसे देखकर दोनों की हालत ऐसी हो गई। बाकियों ने डिसीजन लिया कि वो लोग फाइल को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वो सब के सब वही अपनी जगह पर खड़े रहे। ऋषभ सबको एक जगह खड़ा देख अपनी डरावनी आवाज में बोला, तुम लोग फाइल नहीं पढ़ोगे क्या? ऋषभ की आवाज सुन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वही खड़े रहे। सब के सब दौड़कर उन दोनों के पास गए और उनके हाथ से फाइल छीन पढ़ने लगे। जिसे जिसे सबने फाइल पढ़ी सबकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। सब के सब खड़े ही कांप रहे थे। सबको इतना डरा सहमा देख विवान को भी कुछ अजीब लग रहा था। वो भी स्टाफ के पास गया और फाइल लेकर पढ़ने लगा और जैसे जैसे वो एक एक पन्ने पढ़ रहा था उसकी आंखें बाहर आने को थी। सब पढ़ने के बाद उसने सभी स्टाफ को गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत की आरके से गद्दारी? तुम लोगों को शायद पता नहीं आरके गद्दारों के साथ क्या करता है। वो आगे कुछ और बोलने वाला था, तभी पीछे से ऋषभ बोला, विवान। ऋषभ अपनी जगह से उठा और अपने टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पसंद आया? सबने पहले ना फिर हाँ में सिर हिलाने लगे। उनकी हरकत से ऋषभ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और अचानक से वो रुका और पेपर वेट एक स्टाफ के ऊपर फेंक कर मारा। पेपर वेट सीधा जाके स्टाफ मेंबर के सिर पे लगा और वो उसके सिर से खून निकालने लगा, पर फिर भी उस मेंबर के मुंह से एक बार आह तक नहीं निकली, क्योंकि उनकी गलती के आगे ये सजा बहुत छोटी है। ऋषभ बहुत गुस्से में था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऋषभ सभी स्टाफ को देख चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने आप लोगों को इतना ही बड़ा ब्रांच संभालने को दे रखा था, पर आप लोगों ने तो इसे अपनी घर की कंपनी समझकर इसमें घपले कर रहे थे। तुम सबको क्या लगा मुझे नहीं पता लगेगा? तुम कैसे भूल गए? तुम इस बस ब्रांच को सहलते हो और मैं पूरी कंपनी को। तो तुम मुझे कब तक अपनी करतूत को छुपा पाते? देखो, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम लोगों को बराबर मिलेगी। सब ऋषभ के मुंह से सजा की बात सुन दौड़कर ऋषभ के पैरों में गिर गए और रोते हुए बोले, बॉस प्लीज हमें एक बार माफ कर दो। हम सब पैसे के लालच में बहक गए थे। बॉस एक बार माफ कर दो। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर ऋषभ को किसी पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा गद्दारों से नफरत थी। ऋषभ उन सबके रोने से इरिटेट हो रहा था। वो अपने पैरों को छुड़ाते हुए बोला, देखो मैं तुम लोगों को एक कंडीशन पर माफ करने को तैयार हूँ। सबको ऋषभ की बात सुन एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। सबने बोला, बॉस हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर है। ऋषभ की बात सुन विवान बोला, ऋषभ क्या बोल रहा है तू? इनको इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। ऋषभ उसे रुकने का इशारा करते हुए बोला, अरे पहले कंडीशन तो सुन लो। सब के सब चुपचाप बस ऋषभ को बड़ी आस भरी नजरों से देखने लगे। ऋषभ सबको देख दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, देखो कंडीशन ये है, अगर तुम लोगों ने जितने भी पैसे का घपला किया है वो वापस से कंपनी को लौटा दे तो मैं तुम लोगों को माफ करने को सोच सकता हूँ। सब ऋषभ की कंडीशन सुन बोले, बॉस पर हम इतने करोड़ों रुपये कहाँ से लाएंगे? हमारे पास अब तो बस कुछ रुपये ही बचे हैं। ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग पैसे वापस कर पाए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना तुम सब जानते ही हो आगे क्या होगा। मुझे बताना की जरूरत नहीं है। सबने डर की वजह से बोला, बॉस हम कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लगे, पर बस आप हमें छोड़ दो। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया, इन बाहर जाने का इशारा किया। सब इशारा पाते ही गिरते पड़ते बाहर भागे। सबके बाहर जाने के बाद विवान ऋषभ के पास आया और बोला, ऋषु तो उन्हें छोड़ क्यों रहा है, जबकि तुझे तो गद्दारों से सख्त नफरत है? ऋषभ विवान की तरफ देख एक एविल स्माइल के साथ बोला, अरे मेरे भाई तू अभी तक नहीं समझा, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं बस अपने पैसे निकलवा रहा हूँ। एक बार पैसे हाथ में आ जाए फिर इनका भी वही असर होगा जो बाकी गद्दारों का होता है। विवान को अब समझ आया कि ऋषभ करना क्या चाहता है। अब आगे विवान ऋषभ से बोला, तेरा प्लान तो अच्छा, पैसे भी आ जाएंगे और उनको उनके किए की सजा भी मिल जाएगी। ऋषभ ने एक डेविल स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। फिर ऋषभ वापस से अपनी चेयर पे बैठ काम करने लगा और विवान को अपना अधूरा काम पूरा करने को बोला। वही अधूरा काम मल्होत्रास को खत्म करना। विवान भी ऋषभ की बात सुन बाहर चला गया ताकि अपना गलती को सुधार सके। शाम का वक्त, अवनी अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थी। वो इस वक्त इतना बहुत ज्यादा फोकस लग रही थी।
तभी उसकी स्क्रीन पे बहुत सारा डाटा दिखाने लगा। अवनी टाइपिंग छोड़ स्क्रीन को पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके भाव बदल रहे थे। तभी रूम का गेट खुला। अवनी ने डोर पे देखा तो वहां से ऋषभ अंदर आ रहा था। अवनी ने फट से अपना लैपटॉप बंद कर ऋषभ से बोला, आ गए आप? आज इतनी जल्दी कैसे आए? ऋषभ ने अवनी को जल्दी से लैपटॉप बंद करते हुए देख लिया था। उसे कुछ अजीब तो लगा पर उसने कुछ नहीं बोला। उसने अवनी की बात का जवाब स्माइल के साथ देते हुए बोला, हाँ मैं आ तो गया स्वीट हार्ट, क्या करे बीवी से दूर नहीं रहा जाता इसलिए जल्दी आ गया। अवनी ऋषभ की बात सुन स्माइल करने लगी। फिर उसके पास जाके उसकी टाई निकलते हुए बोली, अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आए ऋषभ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम पूछो स्वीट हार्ट, क्या पूछना था? अवनी ऋषभ की टाई खोल क्लाजेट रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैंने सुना मल्होत्रास की पूरी फैमिली आपके चैम्बर से भाग गए हैं। आए ऋषभ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि अवनी को ये बात पता है। उसे भी पता था अवनी के सोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से उसकी हैकिंग स्किल जिससे वो कुछ भी कहीं भी पता कर ले। आए ऋषभ ने हम में जवाब देते हुए बोला, हाँ वो मेरे चैम्बर से भाग गए हैं पर उसे वहां से भागने में किसी ने मदद की है क्योंकि मेरे चैम्बर से भागना नामुमकिन के बराबर था अब तक, पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विवान ने अब तक तो उन्हें ढूंढ कर ठिकाने लगा दिया होगा। आए अवनी वापस ऋषभ के पास आई और उससे बोली, अच्छा क्या इसमें कहीं से भी मेरे डेट का हाथ है? आए ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने बोला, तुम छोड़ो ना ये सब, मैं हूं ना, देख लूंगा। आए अवनी ऋषभ की बात इग्नोर करते हुए बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा है, पहले उसका जवाब दीजिए। आए ऋषभ हार मानकर बोला, हाँ इसमें तुम्हारे डेट का ही हाथ है। आए अवनी को इसी बात की उम्मीद थी। वो बोली, अगर ऐसा है तो उनको मैं खुद देखूंगी, आप उनके ऊपर एक्शन मत लेना। आए ऋषभ अवनी को समझाते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं उनसे एक बार मिलके बस बात करना चाहता हूँ। आए अवनी नामे सिर हिलाते हुई बोली, नहीं आपको बात वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं मानने वाले, डेड ने बहुत परेशान कर दिया, उनको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। आए ऋषभ को समझ आ गया था अवनी उसकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। वो बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस अपना ध्यान रखना। वैसे तो मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी, पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत बता देना। आए अवनी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया। आए फिर ऋषभ जाके फ्रेश हुआ और दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। आज विवान नहीं था टेबल पे क्योंकि वो अपनी गड़बड़ सुधार रहा था। दोनों डिनर कर वापस अपने रूम में आए और अवनी तो सोने चली गई, वही ऋषभ उसके बगल में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। आए अवनी दूसरी तरफ मुंह करके सो रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो ऋषभ की तरफ मुड़ी और बोली, आप कुछ भूल रहे हैं। आए ऋषभ को समझ नहीं आया कि वो क्या भूल रहा है। वो अवनी की आंखों में देख बोला, स्वीट हार्ट में क्या भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं, तुम ही बता दो। आए अवनी ऋषभ से मुंह फुलाते हुए बोली, अपने मुझसे प्रोमिस किया था कि अब के पास्ट में उस माफिया काल के बाद क्या हुआ बताने वाले थे। आए ऋषभ को याद आया और वो बोला, अच्छा हाँ मैंने तो तुम्हें प्रोमिस किया था, पर आज मुझे बहुत काम है, क्या मैं कभी और बताऊं तो चलेगा? आए अवनी झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, पहले प्रोमिस किया अब अपनी बात से ही पलट रहे हैं। ऋषभ अवनी को समझते हुए बोला, मैं तुम्हें बताने को थोड़ी ना मना कर रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि आज टाइम नहीं, कभी और बता दूंगा। अवनी दोबारा से दूसरी तरफ मुड़ मुंह फुला बोली, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, पूरा दिन तो काम ही करते हैं, रात को तो कम से कम मुझे अपना वक्त दे दो। ऋषभ को अवनी की बातें सुन समझ आ गया था, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे सब कुछ आज ही बताना होगा। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और अवनी को बड़े प्यार से बुलाया। स्वीट हार्ट अगर आगे क्या हुआ था जानना है तो मुझे अपनी गोद में सुलाओ। अवनी फट से उठकर बैठ गई और ऋषभ का सिर अपनी गोद में रख उसके बालों को सहलाने लगी। आए ऋषभ ने एक बार अवनी को देखा फिर बताना शुरू किया। आए फ्लैशबैक स्टार्ट। उस दिन विवान से फोन ले, मैंने जिस माफिया को फोन किया था, मैंने उसके शुरुआती दौर पर एक बार जान बचाई थी। बदले में उसने मुझे अपना कार्ड दे बोला था कि कभी मुझे उसकी लाइफ में जरूरत पड़ी तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। पहले तो मुझे इतना कोई उसके कार्ड की जरूरत नहीं लगी, पर फिर भी मैंने फ्यूचर के लिए उसका कार्ड अपने पॉकेट में रख लिया था। मेरे कॉल के करीब 3 घंटे बाद ही वो माफिया, जिसका नाम तो कोई नहीं जानता थे पर सब उसे ब्लैक डेविल के नाम से जानते थे, वो ऋषभ के बताए जगह पर पहुंच चुका था। वो अभी अपने चौपर से उतर ही रहा था कि ऋषभ विवान के साथ उसकी बाइक पर उस जगह आ गया। पहले तो ब्लैक डेविल की सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं आने दिया, पर ब्लैक डेविल ने ऋषभ को देख लिया था, इसलिए उसने चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड को उन दोनों को अंदर भेजने को बोला और ब्लैक डेविल सीधा अपनी लिमोजिन में जाके बैठ गया। आए
ऋषभ और विवान दोनों उसकी कार के पास आ बाइक खड़ी की और वो दोनों भी लिमोजिन के अंदर चले गए। अंदर ब्लैक डेविल बड़े शान से गोगले लगा, एक हाथ में वाइन और दूसरे में सिगरेट लेकर ऋषभ का ही वेट कर रहा था। वो ऋषभ की हालत देखते ही बोला, अरे बॉस, तुम्हारी ये हालत किसने की है, नाम बताओ उसका, उसे यमलोक पहुंचा देंगे। ऋषभ डेविल को शांत करते हुए बोला, डेविल भाई, मेरी ये हालत जिसने की है उसके लिए ही मैंने आपको बुलाया है। ब्लैक डेविल शांत हुए और ऋषभ को बोलने का इशारा किया। इशारा समझ ऋषभ ने आप तक उसके साथ क्या क्या हुआ सब बता दिया। सब सुन ब्लैक डेविल को भी रितेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। आगे ब्लैक डेविल ऋषभ की बात सुन अपनी सिगरेट रखते हुए बोला, छोटे तू फिक्र मत कर, जो तेरा है वो मैं तुझे दिलाकर रहूंगा, बस दुख है कि तेरी बहन के साथ जो हुआ और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी बहन का जिक्र होते ही ऋषभ की आंखें नम हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने असूयों पर काबू किया था। ऋषभ बोला, मिस्टर डेविल, तो हमें कब एक्स लेना चाहिए? ब्लैक डेविल एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अभी, और एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही ब्लैक डेविल के अदमियों को चलने का मैसेज मिल गया। ऋषभ ने ब्लैक डेविल के अदमियों को एड्रेस बता दिया था। थोड़ी देर बाद 25 ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला ऋषभ की कंपनी के सामने आके रुकी। उन गाड़ियों से हथियारों से लेस बॉडगार्ड नीचे उतरे और ब्लैक डेविल की कार को कवर कर खड़े हो गए। उनमें से एक गार्ड आके गेट खोला, उसमें से ऋषभ, विवान और ब्लैक डेविल तीनों ही उतरे। ऋषभ तो खराब हालत में ही रितेश से बदला लेने आ गया था, वही ब्लैक डेविल मुंह में सिगार रख लंबे लंबे कस ले रहा था और बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। बिल्डिंग को देखने के बाद उसने ऋषभ की तरफ देख इशारे से पूछा, यही है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। ब्लैक डेविल ने अपने गार्ड को रास्ता क्लियर करने को बोला। कुछ सारे गार्ड तीनों को कवर कर अंदर ले जाने लगे। अंदर जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकना चाहता था, पर जैसे ही ऋषभ को देखा तो वो पीछे हट गया। ऋषभ, ब्लैक डेविल और विवान अंदर आए और लिफ्ट ले सीधा ऊपर चले गए। ऊपर कैबिन में रितेश बार बार चीजों को छूकर खुश हो रहा था कि अब से ये कंपनी उसकी है। वो ऋषभ की चेयर पर बैठा और अपने दोनों पैर टेबल पर रख सिगरेट जला बड़े बड़े कस लेने लगा। इस वक्त उसकी चेहरे पर जीत की बहुत बड़ी स्माइल थी। वो अपने में इतना खुश था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि ऋषभ उसकी अर्थी ले जाने का पूरा बंदोबस्त करके आ रहा है। वो अपने में ही मस्त था। तभी एक जोरदार आवाज के साथ ऋषभ के कैबिन का गेट टूटा। आवाज सुन रितेश ने गेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने से ऋषभ घायल हालत में अपने दोनों हाथ जेब में डाल अंदर आ रहा था। उसे ऋषभ से उतना डर नहीं लग रहा था, पर हैरानी जरूर हो रही थी कि ऋषभ जिंदा कैसे। पर उससे ज्यादा डर और हैरानी उसके पीछे जो आदमी अंदर आ रहा था, ब्लैक डेविल। रितेश उसे अच्छे से जानता था। उसकी तो जान हलक में आ गई थी। उसे तो ये नहीं समझ आ रहा था ऋषभ इतने बड़े माफिया को कैसे जानता है। रितेश ने सब कुछ छोड़ा और चेयर से उठ दौड़ कर ब्लैक डेविल के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया और बोला, अरे सर, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। ऋषभ को रितेश को देखकर इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो उसे अभी जान से मार दे। वो रुका सिर्फ इसलिए था क्योंकि ब्लैक डेविल ने उसे रोका था। ब्लैक डेविल रितेश की चमचागिरी देख एक डेविल स्माइल के साथ बोला, काम इतना जरूरी था कि मुझे खुद आना पड़ा। फिर वो सामने रखे चेयर पर बैठ गया। ऋषभ उसके साइड में आके खड़ा हो गया। रितेश वैसे ही चमचागिरी करते हुए बोला, जी बोलिए सर, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? ब्लैक डेविल ने बात को ज्यादा ना घुमाते हुए बोला, तूने जो किया है मुझे उसका हिसाब करना था। रितेश को समझ आ रहा था ब्लैक डेविल क्या कहना चाहता था। रितेश अपने आप को बचाते हुए बोला, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब बस एक एक्सीडेंट था जो बीत गया, अब उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ब्लैक डेविल को रितेश की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने अदमियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। कुछ ने जल्दी से जाके रितेश को मारपीट उसे घुटनों पे बैठा दिया। ब्लैक डेविल उसके पास आया और उसके उंगलियों को पैरों से मसलते हुए गुस्से से बोला, वो एक एक्सीडेंट था, है ना? रुक, तुझे मैं बताता हूँ एक्सीडेंट किसी कहते हैं, पर पहले तो ये पेपर साइन कर। और ब्लैक डेविल ने अपने एक आदमी से पेपर ले रितेश के आगे फेंक दिया और एक पेन भी। रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि ब्लैक डेविल को ऋषभ की बहन से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसे भी बहुत गुस्सा आ रही थी, पर अभी वो ब्लैक डेविल के कब्जे में है। उसने पेपर उठा पढ़ना शुरू किया। सब पढ़ वो हंसते हुए बोला, अरे सर, अपने शुभ शुभ कुछ चढ़ा लिया है क्या? जो ऐसे वाहियात काम के लिए मेरे पास आए हैं, जिस चीज के लिए मैंने इतने पापड़ बेने हैं, मैं एक झटके से उसे ऋषभ को दे दूं? इम्पॉसिबल सर। ब्लैक डेविल झुका और रितेश की आंखों में देखते हुए बोला, बेटा, तेरा जो ये इम्पॉसिबल है न 10 मिनट में पॉसिबल हो जाएगा। रितेश आंखों में आंखें डाल ही बोला कभी नहीं। फिर डेविल स्माइल करने लगा। 2
ब्लैक डेविल ने अपना सिर हिलाया और अपने अदमियों को कार्यक्रम स्टार्ट करने को बोला। उसके एक गार्ड एक बड़ी सी ट्रे लेकर आया जिसमें टॉर्चर करने का सामान था। रितेश की उसे देखकर हालत खराब हो रही थी। प्रेजेंट ऋषभ अवनी को सब बता रहा था। अवनी भी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने देखा फोन किसी अननोन नो से था। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर जब दोबारा फोन आया तो उसने कुछ सोचकर फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उधर से किसी आदमी की आवाज आई, अगर अपने दोस्त को बचना चाहते हो मैसेज में भेजे एड्रेस पर 1 घंटे में पहुंचो वरना तुम्हारे दोस्त का आज आखिरी दिन होगा। और उधर से फोन कट गया। ऋषभ को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, पर उसे उस कॉल वाले आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वो आंखें बंद कर सोचने लगी। तभी वो आंखें खोल अवनी के गोद से उठकर बैठ गया और गुस्से से बोला, मल्होत्रा। फिर उसने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा फोन किया पर ना बंद आ रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए विवान को फोन किया पर उसका नो स्विच ऑफ आ रहा था। उसने विवान के सभी बॉडीगार्ड को फोन किया पर सबका नो बंद आ रहा था। अब ऋषभ को कंफर्म हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फट से रोनित को फोन किया और सब सिचुएशन समझाई और उस एड्रेस पे जल्द से जल्द अपने सारे अदमियों लेकर पहुंचने को बोला। अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।